अच्छा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को हमने एश्योर करना है, ठीक है। सारा जितना भी डिस्कस करना है उसके अंदर एक ही मेन पॉइंट है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी को एश्योर करना है। किसी भी सूरत सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए कुछ स्टार्टिंग में इश्यूज बताए हुए कौन कौन से आ सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी दैट इज अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस SQA, ये अम्ब्रेला एक्टिविटी है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज कौन सी हमारे पास होती हैं, जो कि थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस चलती रहती हैं, किसी एक फेज पे नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनालिसिस के लिए ये यूज होती है, वहीं पे हम क्वालिटी श्योर करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में करते हैं, या डिजाइनिंग में करते हैं, या कोडिंग में करते हैं, नहीं। जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी फेजेस हैं, जितना भी प्रोसेस है, उसमें थ्रू आउट हर एक फेज के अंदर जो है क्वालिटी एश्योर की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस आर इसेंशियल एक्टिविटीज फॉर द बिजनेस दैट प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू बी यूज बाय द अदर, ठीक है। कोई भी बिजनेस है, वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर कोई भी ऐप बना रहा है, तो उसके लिए जो है क्वालिटी को कंट्रोल करना, क्वालिटी को एश्योर करना, क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये सबसे जरूरी काम है, ठीक है। काम आधा भी हो लेकिन क्वालिटेटिव हो, वो चल जाता है, लेकिन पूरा काम हुआ हो लेकिन उसमें क्वालिटी ना हो तो उसका फायदा नहीं होता। मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट हैव सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिम्मेदारी है या फिर किसी एक इंसान की जिम्मेदारी है क्वालिटी को एश्योर करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कस्टमर और बाकी सारे लोग जितने भी उस SQA ग्रुप के अंदर हैं, एश्योरेंस ग्रुप के अंदर है, उन सबकी जिम्मेदारी है क्वालिटी को एश्योर करना, ठीक है। अपने लिहाज से हर कोई जो है वो क्वालिटी को एश्योर कर रहा होगा। The people who perform SQA must look at the सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जब आप क्वालिटी को एश्योर कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अपने लिहाज से नहीं कर रहे, आप ये देख रहे हैं कि आपका कस्टमर कौन सा है, एंड यूजर कौन सा है, वो किस तरह से यूज करेगा, उसको क्या चीज चाहिए। तो यूजर के परस्पेक्टिव से, कस्टमर के परस्पेक्टिव से आप वहाँ पे क्वालिटी को एश्योर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले है स्टैंडर्ड। इसका ये मतलब है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को जब आप एश्योर कर रहे हैं तो खुद से ही नहीं कर लेना, अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नो। आपने क्या करना है, कोई स्टैंडर्ड होगा उसको फॉलो करना है और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो क्वालिटी को एश्योर करना है, ठीक है। द IEEE, ISO एंड अदर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रोड्यूस अ ब्रॉड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं। IEEE है, ये भी एक क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ये नेटवर्क्स के टूल्स वगैरह भी बनाता है। ISO है, और उसके अलावा भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती हैं, फिर उन स्टैंडर्ड्स की बेस के ऊपर क्वालिटी को एश्योर किया जाता है। The job of SQA is to ensure that standards that have been adopted are followed and that all work product conform to them, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड आपने लिया है उसको फॉलो करें और अपने प्रोडक्ट्स को उनके अकॉर्डिंग कंफर्म करें, उनके अकॉर्डिंग ही बनाएं, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड ले रहे हैं उस स्टैंडर्ड लें, उसको फिर कंप्लीटली फॉलो करें, ठीक है। तो पहला क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। सेकंड, रिव्यू एंड ऑडिट्स। टेक्निकल रिव्यूज आर क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू अनकवर एरर, ठीक है। टेक्निकली रिव्यू हम कब करते हैं, जब कोई चीज हमारे पास बन गई है, कोई प्रोडक्ट बन गया है, उसको टेक्निकली रिव्यू करना। जब हम उसको टेक्निकली रिव्यू करते हैं तो उसके अंदर जो भी एरर्स आते हैं हम उनको डिस्क्लोज कर देते हैं, अनकवर कर देते हैं, ठीक है। फिर ऑडिट्स आर अ टाइप ऑफ रिव्यू परफॉर्म्ड बाय SQA पर्सनल्स with intent of ensuring that quality guidelines are followed for the software engineering work, ठीक है। टेक्निकल रिव्यू के अंदर क्या था, हमने एरर्स को अनकवर किया। ऑडिट के अंदर क्या है, ऑडिट के अंदर हम इस चीज को एश्योर कर रहे हैं कि जो क्वालिटी की गाइडलाइन है, जो स्टैंडर्ड है, क्या उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एश्योरेंस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो हम एश्योर कर रहे हैं, क्या वो जो गाइडलाइन दी गई है, जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो रिव्यू के अंदर हम अनकवर करेंगे एरर को डिस्क्लोज कर देंगे, और ऑडिट के अंदर हम ये देखेंगे, ऑडिटिंग करना यही होता है ना, हम लोग चेक करते हैं कि ये काम सही तरह से हो रहा है, जो स्टैंडर्ड है उसी तरह से हो रहा है, तो इसमें हम ये देख लेंगे। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग। टेस्टिंग इज अ क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन टू फाइंड एरर
The job of SQA is to ensure that testing is properly planned and efficiently conducted so that it has the highest likelihood of achieving its primary goal. ठीक है, टेस्टिंग क्या होता है, हम लोग जो है टेस्ट करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो भी एरर्स बग्स आ रहे होते हैं हम उनको अनकवर कर देते हैं, उनको फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन ये देखते हैं कि जो भी हमने पहले से प्लानिंग की हुई है, जो भी पहले से स्केजुलिंग की हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं। जो भी हमारा गोल है, हम उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई डी ट्रैक तो नहीं हुए। ठीक है, तो टेस्टिंग इसीलिए होती है, ये चेक करने के लिए कि क्या हम अपने डायरेक्शन में सही तरह से जा रहे हैं, कहीं हम लोग डी ट्रैक तो नहीं हो रहे। नेक्स्ट वन इज एरर डिफेक्ट कलेक्शन एंड एनालिसिस। SQA collect and analyze error and defects data to better understand how errors are introduced and what software engineering activities are best suited to eliminate them। ठीक है, यहाँ पे क्या सबसे पहले तो आप एरर और डिफेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से एरर आ रहे हैं, टेस्टिंग से फाइंड कर लें, जिस भी तरह एरर्स ले लिए, डिफेक्ट्स ले लिए। फिर उन एरर्स और डिफेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया, उनको स्टडी किया कि इनके आने की रीजन क्या थी। ठीक है, कहाँ पे गलती हुई है जिस वजह से ये एरर्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपरली आप एरर्स लेंगे, फिर एरर्स का सोर्स देखेंगे, एरर्स की रीजन देखेंगे कहाँ से आ रही है, फिर उन एरर्स को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कौन सी बेस्ट सूट जो एक्टिविटीज है वो करेंगे और उन एरर्स को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट जो है चेंज मैनेजमेंट है। SQA ensure that adequate change management practices have been instituted। ठीक है, अब जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डेवलपमेंट के दौरान या बाद में कई तरह के चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, कस्टमर साइड से हो, कोई टेक्निकल चीज चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, कोई भी चेंज हो गया, तो SQA ये इंश्योर करता है कि जो भी चेंज आया है आपने उसको जो है अच्छी तरह से मैनेज किया। ठीक है, इस तरह नहीं है कि चेंज आया, वो नया मॉड्यूल कहीं पे भी ऐड कर दिया या आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, उसको प्रॉपरली जो है आपने एंगेज करना है, प्रॉपरली जो है मैनेज करना है। ठीक है, और एट द एंड फंक्शनल प्रोडक्ट जो है उसको डिलीवर करना होता है। एजुकेशन, every software organization wants to improve its software engineering practices. A key attribute to improvement is education of the software engineer, their manager and their stakeholder। ठीक है, आप देखें अगर वही पुराने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वही इंजीनियर्स हैं पुराने, तो वो उन्हीं पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, न्यू ट्रेंड्स आते जा रहे हैं उनको नहीं पता। लेकिन जब साथ साथ एम्प्लॉयज की, मैनेजर, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन सबके साथ साथ ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको न्यू ट्रेंड्स जो है सिखाए जाए, उनकी एजुकेशन जो है इनहेंस की जाए, तो फिर वो जो है वो न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो साथ साथ जरूरी होती है। वेंडर मैनेजमेंट, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर वेंडर। ठीक है, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि खुद नहीं बनाती, वो आउटसोर्स कर लेती हैं, बनवा लेती हैं। ठीक है, तो वेंडर मैनेजमेंट के अंदर यही है कि जब आप आउटसोर्स कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट किसी एक्सटर्नल पार्टी से, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है। द जॉब ऑफ SQA ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंश्योर दैट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर रिजल्ट by suggesting specific quality practices that the vendor should follow। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि वो वेंडर जिस तरह का भी बना के दे आपने ले लेना, नहीं। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन उनको बताते हैं और वो वेंडर जो है उन स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन जो आपने बताई उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट जो है बना के देता है और प्रॉपरली जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको जो है वो फॉलो करके देता है। ठीक है, मीन्स आप सिर्फ पे करते हैं लेकिन उससे जो है वो प्रॉपर कंप्लीट और एक्यूरेट क्वालिटेटिव जो है प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो वेंडर मैनेजमेंट में वेंडर के साथ जितनी भी आपकी प्राइसिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, टाइमिंग है, जो भी चीज है वो सारी आप यहाँ पे सेटल डाउन करते हैं, उस सारी को जो है वो मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, security management, every software organization should institute policies that protect data at all levels।
establish firewall protection for web app to ensure that the software has not been tampered with the internally। ठीक है, अब सिक्योरिटी की अगर बात है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं है, किसी भी चीज आपने कोई डाटा भी रखा तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं हर लिहाज से। ठीक है, चाहे अगर वो सिस्टम की बात है, अगर वो सिस्टम की बात है तो वहाँ पे भी हम फायरवॉल वगैरह इस्टेब्लिश कर लेते हैं, कोई ताकि हमारे सिस्टम को कोई ना टेम्पर कर सके। ठीक है, कोई हमारे सिस्टम को जो ट्रैक कर ना कर सके। कोई ऐप है तो उसके अंदर भी हम सिक्योरिटी देते हैं कि जो भी क्रेडेंशियल डाटा है उसको कोई ना ले। ठीक है, तो सिक्योरिटी जो है वो हर हर एक जगह पे जो है वो जरूरी होती है, उसको मैनेज किया जाता है। सेफ्टी Security may be SQL may be responsible for assessing the impact of software failure and for initiating those steps required to reduce risk। ठीक है, सेफ्टी के अंदर हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम को कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, कौन कौन सी जो है वो एक्सटर्नल अटैक्स आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज हैं, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे सेफ्टी के लिए कौन कौन से हमें जो है स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो देख लिए जाते हैं। ठीक है, Risk management SQ organization ensure that risk management activities are properly conducted and that risk related contingency plans have been established। अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से रिस्क आ रहे हैं, फिर उन रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कॉन्टीजेंसी प्लान बना लिए जाते हैं। कॉन्टीजेंसी प्लान होते हैं कि जिसके अंदर हम पहले से जो एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस के ऊपर हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि ये वाले रिस्क आ सकते हैं। अगर ऐसा रिस्क आ गया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाले एक्शन परफॉर्म करने हैं। तो सारी प्लानिंग पहले से की होती है। जैसे कोई रिस्क आता है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स जो है फॉलो किए जाते हैं। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं कुछ हमने पढ़नी कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सी जो है वो स्ट्रैटेजीज है। सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग अ प्रोग्राम with the specific intent of finding errors prior to delivery to the end user। टेस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट एंड यूजर को डिलीवर करने से पहले उसको इंश्योर कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई एरर, कोई बग वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो डिलीवर करने से पहले हम एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जब वो वेरीफाई हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है, उसके बाद फिर हम उसको एंड यूजर को डिलीवर कर देते हैं। व्हाट टेस्टिंग शोज, टेस्टिंग क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है इस डायग्राम में, ज़रा बताएं मुझे। टेस्टिंग की है तो ये क्या आ रहा है, एरर्स, रिक्वायरमेंट्स, कन्फर्मेंस, परफॉर्मेंस एंड इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी, क्या कह रही है। बताएं, कुछ समझ आ रहा है। मैम ये पहले एरर को चेक कर रहा है, फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंफर्म कर रहा है कि रिक्वायरमेंट सही हमारे पास आ रही है। अगर वो ठीक है तो फिर तो आगे नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर देता है। अगर वो ठीक नहीं होती तो पहले उसको कंफर्म करवाता है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस चेक करवाता है। ठीक है, और देन क्वालिटी। ठीक है, सही बताया आपने। वो कह रहे हैं टेस्टिंग किस लिए हम करते हैं, टेस्टिंग शो क्या करती है। टेस्टिंग के अंदर जो भी आपके सिस्टम के अंदर एरर्स आ रहे हैं डिफरेंट तरह के, वो डिस्क्लोज कर देती है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम उसके अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर साथ में परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि परफॉर्मेंस जो है वो एक्यूरेट है, बैलेंस पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। उसके अलावा उसकी क्वालिटी जो है उसको ओवरऑल जो है वो मेंटेन रखा जाता है। तो टेस्टिंग के अंदर इन सब चीज़ों को और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको देखा जाता है क्वालिटी श्योर करने के लिए।
अच्छा, अब ये स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस दी गई हैं कौन कौन सी, इनको हम देख लेते हैं, इनको डायरेक्टली इनसे स्टार्ट कर देते हैं। चलिए एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं। टू परफॉर्म इफेक्टिव टेस्टिंग यू शुड कंडक्ट इफेक्टिव टेक्निकल रिव्यू। ठीक है, सबसे पहले तो इफेक्टिव टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए इफेक्टिव टेक्निकली रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, जब रिव्यू करते हैं तो हमें पता चल जाता है इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं। बाय डूइंग दिस मैनी एरर्स विल बी एलिमिनेटेड बिफोर टेस्टिंग कमेंस। जब हम एक दफ़ा टेक्निकल रिव्यू कर लेते हैं तो आधे एरर तो हमें रिव्यू के अंदर ही मिल जाते हैं, टेस्टिंग से पहले ही। ठीक है, तो टेस्टिंग बिगन एट द कंपोनेंट लेवल and works outward toward the integration of the entire computer based system। ठीक है, टेस्टिंग हम जो है सबसे पहले एक एक मॉड्यूल एक एक कंपोनेंट लेवल पे, स्मॉलर लेवल पे करते हैं, फिर उन कंपोनेंट्स को करके एक एक कंपोनेंट को टेस्ट करके उनको जो है इंटीग्रेट करते हैं, उसको उनको आपस में मिलाते हैं और फिर ओवरऑल पूरे सिस्टम की जो है टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, different testing techniques are appropriate for different software engineering approach and at different point in time। ऐसा नहीं है कि हर एक सॉफ्टवेयर के लिए और उसके हर एक फेज के लिए सेम टाइप की टेस्टिंग लगनी है। ठीक है, डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के डिफरेंट फेजेस के ऊपर जो डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक यूज होती है। ये उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि यहाँ पे कौन सी टेस्टिंग टेक्निक जो है वो सूटेबल है। टेस्टिंग इज कंडक्टेड बाय द डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट एंड इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप। ठीक है, अगर जो है वो छोटा सा आपके पास प्रोजेक्ट है, इतना कम्प्लेक्स टाइप का नहीं है, तो उसके लिए जो डेवलपर है वही उसको टेस्टिंग कर लेगा, उसकी टेस्टिंग कर लेगा। लेकिन अगर जो है बड़ा सारा प्रोजेक्ट है तो डेवलपर ने इसको डेवलप कर दिया, लेकिन उसकी टेस्टिंग के लिए जो है इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप होता है सेपरेट, जो कि स्पेसिफिक टेस्टिंग के लिए होते हैं। ठीक है, उसको जो है कॉल की जाएगी, कॉल मीन्स उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया जाएगा और उससे जो है ये करवाया जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर डिफरेंट एक्टिविटीज बट डिबगिंग मस्ट बी अकोमोडेटेड इन एनी टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। चलिए आप लोग मुझे बताएं टेस्टिंग और डिबगिंग के अंदर क्या फर्क होता है। मैम डिबगिंग डिबगिंग तो होता है में एरर रिमूव करना हम्म, और टेस्टिंग आतिफ बताएगा। जी आतिफ। डिबगिंग में हम एरर को फाइंड आउट करके उसको फिर रिमूव करते हैं। टेस्टिंग में ओवरऑल जो हमारे प्रोसेस होते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, वो हमारा रिक्वायरमेंट्स में अभी चल रहे हैं नहीं चल रहे। मैम टेस्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं? टेस्टिंग में अप्लाई करते हैं जो भी मतलब उसको प्रॉपर। हाँ, टेस्टिंग के अंदर वेरीफाई ये करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि वो ठीक है, ठीक तरह काम कर टेस्टिंग के रहे हैं। अंदर, हाँ टेस्टिंग के अंदर डिफरेंट चीजें हमने पीछे देखा, वो परफॉर्मेंस भी देखता है, एरर्स भी देखता है, क्वालिटी भी देखता है। टेस्टिंग की यहाँ पे जो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं वो ये है कि टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से बग्स और एरर आ रहे हैं, और डिबगिंग के अंदर हम साथ में उनका सोल्यूशन भी देते हैं। ठीक है, तो मतलब है दोनों का एक ही काम कि हम लोग जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग के अंदर हम उसका सोल्यूशन नहीं देते, सिर्फ उनको अनकवर करते हैं। डिबगिंग के अंदर क्या है, हम उनको सॉल्व करने के लिए साथ में इंडिकेशन भी देते हैं फाइंड करने के बाद। ठीक है, अच्छा वी एंड वी हमारे पास ये क्या है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। पहले ये वाली टर्म्स पढ़ी है आपने, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, कहीं पे सुना है इनको? तो चलें इनको नो देख लो। मैम। ठीक है, अच्छा वी एंड वी मॉडल भी इसको कह सकते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसमें वेरिफिकेशन क्या, सबसे पहले वेरिफिकेशन रेफर्स टू द सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, वेरिफिकेशन है सेट ऑफ टास्क है जो कि इस बात को इंश्योर करेगा कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है, क्या वो स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं उनको करेक्टली इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन जो फंक्शन दिए गए हैं उनको करेक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर अचीव इट्स गोल विदाउट एनी बग, या सॉफ्टवेयर अपने गोल्स जो हैं उनको अचीव कर रहा है बगैर किसी एरर के, बगैर किसी बग, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। डेवलप प्रोडक्ट राइट और रॉन्ग, ठीक है, कि वो सही तरह से बन रहा है या नहीं बन रहा, ये वेरिफिकेशन के अंदर जो है हम कह रहे हैं। ठीक है, कि मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो स्पेसिफिक फंक्शन, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो स्पेसिफिक
स्पेसिफिकेशन है उनको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। वैलिडेशन के अंदर क्या है, वो जो स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स और जो स्पेसिफिक फंक्शन जिनको हम ऊपर कह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, यहाँ पे उनको वैलिडेट किया जा रहा है। क्या वो स्पेसिफिकेशन इटसेल्फ वैलिड है या इनवैलिड है, वो खुद ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। तो रेफर टू अ डिफरेंट सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन बिल्ड इज ट्रेसेबल टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। कि जो चीज आप बनाने जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और फिर यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो स्पेसिफिकेशन आपने डिफाइन की है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो स्पेसिफिकेशन इटसेल्फ वैलिड है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है कि वो प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं बन रहा। यहाँ पे उस प्रोडक्ट को, उन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया जा रहा है कि इटसेल्फ वो वैलिडेशन, वो रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन जो है वैलिड है या नहीं है, ठीक है। चेकिंग वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अप टू मार्क, ठीक है, कि क्या जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं वो अप टू मार्क है या नहीं है, ठीक है, वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो बातें हैं। वेरिफिकेशन के अंदर हम कहते हैं आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस है कि प्रोडक्ट आपका सॉफ्टवेयर सही बन रहा है या नहीं बन रहा। और यहाँ पे जो है आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट पहले आ गया कि जो प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पेसिफिकेशन है क्या वो राइट है या नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस है कि क्या वो कंप्लीटली बन रहा है, और वो जो बन रहा है उसके लिए जो चीजें यूज की यहाँ पे उनको वेरीफाई किया जा रहा है कि वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। हु टेस्ट द सॉफ्टवेयर, अच्छा आप लोग मुझे बताएं, एक साइड पे डेवलपर है, एक साइड पे जो है इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ग्रुप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इन दोनों में से कौन टेस्टिंग करेगा, कौन नहीं करेगा? अगर इनमें से आप कोई कहते हैं कि ये करेगा और क्यों करेगा, दूसरा क्यों नहीं करेगा, क्या समझ आ रही है आपको? चलिए बताएं, जो भी समझ आ रहा है बता दें। मैडम डेवलपर करेगा। डेवलपर करेगा, क्यों डेवलपर करेगा? क्योंकि देखिए वो नीचे लिखा हुआ है, द सॉफ्टवेयर डेवलपर इज ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर टेस्टिंग द इंडिविजुअल्स। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा में मैंने खुद से ही लिख दी है। अच्छा, यही से करके आपको बता दिया। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखें, अंडरस्टैंड द सिस्टम बट विल टेस्ट जेंटली एंड ड्रिवन बाय अ डिलीवरी। डेवलपर जो है वो आपके सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है, दोनों टेस्टिंग कर सकता है, डेवलपर भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है टेस्टर ग्रुप वो भी कर सकता है। डेवलपर किस तरह से कर सकता है? डेवलपर उस इन्वायरमेंट में करेगा क्योंकि उसको सारी प्रॉब्लम पता है, उसने डेवलप किया हुआ सिस्टम, वो जो है टेस्टिंग कर सकता है, उसको पता है यहाँ पे ये काम हुआ है, यहाँ पे ये काम हुआ है, तो उसको बड़ी अच्छी तरह से कर लेगा, ठीक है। तो वो जो जेंटली उसको जो है कर लेगा। लेकिन अगर जो है वो आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, जैसे पीछे भी बात हुई है, ठीक है, मीन उसके कई फेजेस है, कई सालों में वो जाके बना है, तो वो एक डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो किसी भी चीज का रिस्क नहीं लेती, वो ये नहीं देखती कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए हमें सेपरेट से पे करना पड़ेगा या फिर अलग से एक्सपेंस है। वो फिर ये कहते हैं कि जब कोई दूसरा आउटर साइड देखेगा सिस्टम को, उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेगा, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फाइंड कर सकेगा। तो इंडिपेंडेंट टेस्टर भी हम लोग इनको भी जो है वो टेस्टिंग करवाते हैं जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। और उसके अलावा जो है क्योंकि वो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, आपके सिस्टम को लर्न करेंगे, आपके सिस्टम को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। जब वो करेंगे तो उससे ज्यादा बेटर जो है वो रिजल्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी होता है कि डेवलपर कहता है मुझे सब पता है, ऐसे ऐसे किया, वो कुछ ना कुछ वो कर सकता है, ठीक है। तो मतलब स्मॉल अगर हमारे पास प्रोजेक्ट होगा तो हम वो डेवलपर से ही करवा सकते हैं, लेकिन अगर जो है वो बहुत बड़ा है तो उसके लिए हम अलग से एक टेस्टिंग ग्रुप जो है उसको भी हायर कर सकते हैं। बाकी ये है कि डेवलपर जो है वो पहले से अंडरस्टैंड करता है उस चीज को, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप
के लोग आएंगे तो पहले उस चीज़ को इंश्योर करेंगे, पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर जो है वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा क्वालिटेटिव जो है वो ये वाला होगा, क्योंकि ये जो है पहले सिस्टम को पूरा जो है स्मॉल ब्रेक डाउन करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर जो है उस क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं कुछ, इनको देख लेते हैं। अच्छा, ये मीटिंग एंड होगी तो आप लोगों ने दोबारा आ जाना दोनों क्लासेस में, ठीक है, उसी लिंक से। अब यहाँ पे ये क्या है, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं कि पहला है कोड जनरेशन, और कोड जनरेशन के साथ कौन सी टेस्टिंग हो रही है, यूनिट टेस्टिंग। मींस कि आप जब कोड जनरेट कर रहे हैं, आपने कोई एक मॉड्यूल लिया, उसको जनरेट किया, उसके कोड बना लिया, अच्छा ये थोड़ा सा काम मैंने कर लिया, उस थोड़े से काम उस मॉड्यूल को जो है आपने यूनिट टेस्टिंग की, कि वो एक यूनिट जो आपने बनाया उसकी टेस्टिंग की है, ठीक है, उस यूनिट को टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट जो है डिजाइन मॉडलिंग है। डिजाइन मॉडलिंग के अंदर आप कौन सी करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम कहते हैं कि आपने वो मॉड्यूल्स बना लिए, छोटे छोटे यूनिट्स बना लिए, उनकी अब डिजाइनिंग करनी है, उनको जो है वो इकट्ठा करना है, उनकी डिजाइनिंग मॉडलिंग के लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, ठीक है। उनको इंटीग्रेट करके उनकी डिजाइनिंग देखेंगे, सॉरी डिजाइन करते हुए उनको इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। नेक्स्ट जो है एनालिसिस मॉडलिंग होगी, तो एनालिसिस करते हुए आप वैलिडेशन टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, हर एक रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सिस्टम इंजीनियरिंग है। सिस्टम इंजीनियरिंग, पूरे के पूरे सिस्टम को आपने इंजीनियर किया है, बनाया है, तो उसके लिए सिस्टम टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो हर एक स्टेप के लिए डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक जो है वो यूज होती है, तो आपने देखना है कि किस इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी बेटर है। We begin by testing in the small and move toward testing in the large, ठीक है। हम जो है स्मॉल पीस बनाते हैं, वहां से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं और मूव जो है वो अपवर्ड करते हैं, ठीक है। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करते रहते हैं मॉड्यूल को, और फिर लार्ज पार्टीशनिंग की जो है वो टेस्टिंग करते हैं। कुछ कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर के लिए टेस्टिंग है, कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के लिए टेस्टिंग है। जो कन्वेंशनल के लिए है, the module component is our initial focus, integration of modules follow, ठीक है। तो वो पहले कंपोनेंट लेवल पे हम देखेंगे और फिर उनको इंटीग्रेट करके देखेंगे, ये कन्वेंशनल के लिए। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या है, our focus when testing in the small changes from an individual modules to an object oriented classes that encompasses attributes operation। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या था, हमने कहा था हम अपने ऑब्जेक्ट्स, उनके फंक्शंस को बाइंड अप करते हैं क्लासेस के अंदर, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है उन क्लासेस के अंदर जो है फिर रिलेशनशिप देख लेते हैं किस तरह से काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा फोकस जो कन्वेंशनल के ऊपर होगा वो एक एक कंपोनेंट के ऊपर होगा और उसको इंटीग्रेट करने में होगा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम क्या करेंगे कि एक क्लास के अंदर जो एक वेरिएबल है वहां पे जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है उस लेवल पे जो है हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जोन से चीजें आपके माइंड में हैं या आपने देखी हुई हैं कि क्लासेस किस तरह से बनती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं, उनकी मेंबर फंक्शंस होते हैं, वो उन सारों को जो है ओवरऑल टेस्टिंग करना है। लेकिन यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो हमने सिर्फ कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर के लिए देखनी है, आगे इसकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए हमने नहीं देखनी, तो हमारा फोकस जो है वो कन्वेंशनल के ऊपर होगा। अच्छा, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। कौन कौन से इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इन अ क्वांटिफाइबल मैनर लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग कमेंस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि टेस्टिंग कमेंस मीन्स टेस्टिंग के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्वांटिफाई करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, किस लेवल की हैं, ठीक है। फिर उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करनी होती है कि ये वाली रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो रही है ये नहीं हो रही, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है ये नहीं हो रही। तो रिक्वायरमेंट्स को पहले अंडरस्टैंड करना, उनको क्वान्टिफाई करना है और फिर उसके बाद जो है उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्टिंग स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आपको पता होंगी कि क्या सिस्टम ने अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप टेस्टिंग कर सकेंगे। स्टेट टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव एक्सप्लिसिटली, आपके टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या आप उनको डिफाइन करेंगे। अंडरस्टैंड द यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डेवलप अ प्रोफाइल फॉर ईच यूजर कैटेगरी, ठीक है। आप जो है टेस्टिंग के लिए ये चीज पहले इंश्योर करेंगे कि आप
कि यूजर कौन से, एंड यूजर कौन से है, सिस्टम किन लोगों ने यूज करना है, फिर उन जो भी ऑडियंस है, जो भी यूजर है, उनके अकॉर्डिंग जो है फिर आप टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, कि वो जो है एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, टेक्निकल चीजों को जानते हैं, नहीं जानते, उस सिस्टम को इस तरह से यूज कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, ठीक है। और फिर साथ में जो है उन यूजर को कैटेगराइज कर लिया जाता है कि ये यूजर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। डेवलप अ टेस्टिंग प्लान दैट एम्फसाइज रैपिड साइकिल टेस्टिंग, ठीक है। अब टेस्टिंग प्लान जो है उनको आपने बना लेना है, उसके अंदर जो है रैपिड साइकिल टेस्टिंग देनी है, मीन्स टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना, लेकिन ये भी नहीं है बहुत फास्ट इसको गुजार देना कि आधी चीज़ें वहीं पे अनकवर हो रही, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे जो है आपने टेस्टिंग प्लान्स बना लेने हैं। बिल्ड रोबस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू टेस्ट इटसेल्फ, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इतना रोबस्ट आपका सॉफ्टवेयर हो, इतना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर हो जो कि खुद से अपने लिए टेस्ट डिफाइन कर ले, अपने लिए खुद से टेस्ट जो है उनको डिजाइन कर ले। यूज इफेक्टिव टेक्निकल रिव्यूज एज अ फिल्टर प्योर टू टेस्टिंग, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, टेक्निकल रिव्यूज, इफेक्टिव टेक्निकल रिव्यू करें। जब हम इफेक्टिवली टेक्निकली रिव्यू कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आधी चीजें जो है हमें वो टेस्टिंग से पहले ही पता चल जाएंगी, हम जो है आधी प्रॉब्लम्स को पहले ही फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आधे बग्स एरर हमें पहले ही पता चल जाएंगे। कंडक्ट टेक्निकल रिव्यूज टू असेस द टेस्ट स्ट्रेटजीज एंड टेस्ट केसेस देमसेल्फ, ठीक है। कंडक्ट टेक्निकल रिव्यू टू असेस द टेस्ट स्ट्रेटजी एंड टेस्ट केसेस देमसेल्फ। इसमें वो क्या कह रहे हैं, टेक्निकल रिव्यूज जब हम करेंगे तो उसके अंदर टेस्ट स्ट्रेटजीज एंड टेस्ट केसेस कौन से यूज होने हैं वो खुद से डिफाइन हो। मीन्स आपका जो है सिस्टम इतना अच्छा बना हुआ हो, उसका टेक्निकल रिव्यू जो इतना प्रॉपरली हुआ हो कि वहाँ पे कौन सी टेस्ट स्ट्रेटजीज लगती हैं, उसके लिए कौन से टेस्ट केसेस वहाँ पे यूज होने हैं टेस्टिंग करने के लिए, वो खुद से ही वहाँ पे डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे टेस्टर को या फिर इंडिपेंडेंट ग्रुप को जो इतनी मेहनत ना करनी पड़े, आपका सिस्टम इटसेल्फ बहुत रोबस्ट होना चाहिए जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व आउट कर ले, ठीक है। डेवलप अ continuous improvement approach for the testing process, ठीक है। फिर continuous improvement वाली अप्रोच आपने लेनी है कि आपके सिस्टम के अंदर टेस्टिंग आप करते जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे स्टक हो गए और बस फिर वहीं भी फंस के रह गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट वाली साइड पे आपने जाना है। अब आगे जो है कुछ टेस्ट स्ट्रेटेजीज है हमारे पास कन्वेंशनल, इनको देख लेते हैं। टेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम नहीं पढ़े, हम कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, टॉप डाउन है, बॉटम अप है, सैंडविच टेस्टिंग है, रिग्रेशन है और स्मोक टेस्टिंग है। इनको हम देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि टेस्टिंग कर रहा है, यहाँ पे जो है वो मॉड्यूल है जिसको टेस्ट करना है और यहाँ पे उसके रिजल्ट्स हैं जो कि टेस्टिंग के बाद आएंगे। और अब जो टेस्टिंग करनी है वो किस की बेस पे करनी है, वो ये टेस्ट केसेस हैं। टेस्ट केसेस के अंदर सारी स्पेसिफिकेशन होती है कि आप टेस्टिंग के दौरान क्या क्या चीज टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इंटरफेस टेस्ट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स टेस्ट कर रहे हैं, सिस्टम की बाउंड्री टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो जो चीजें आपने टेस्टिंग करनी है वो सारी स्पेसिफाई है इस टेस्ट केस के अंदर। अब इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे टेस्टिंग कर लेंगे और यहाँ पे उसके रिजल्ट आ जाएंगे। मीन्स एक मॉड्यूल जो आपने बनाया, डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक मॉड्यूल बनाया और इस एक मॉड्यूल, इस एक यूनिट की टेस्टिंग जो है वो करने को हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। मीन्स एक एक की बारी बारी करते हैं, एक डेवलप किया उसकी टेस्टिंग कर ली, नेक्स्ट डेवलप किया उसकी टेस्टिंग कर ली, तो ये यूनिट टेस्टिंग है, मॉड्यूल टेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखें, ये टेस्ट केस जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपने जो चीजें यहाँ पे देखनी है, इंटरफेस को टेस्ट करना है, लोकल जो डाटा स्ट्रक्चर उसके अंदर यूज हो रहे हैं कौन से यूज हो रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन चेक करनी है, उसके अलावा